1 अक्टूबर 2015 अमेरिकन कार्गो शिप एल फारो से इमरजेंसी कॉल आती है। ये शिप उस वक्त बहामास के नज़दीक था। इस डिस्ट्रेस कॉल में कैप्टन मदद के लिए कह रहा था, फिर एकदम से ये कॉल कट हो जाती है। ये आखिरी राब्ता था जो एल फारो कार्गो शिप के साथ हुआ था। उसके बाद ये शिप गायब हो गया। ये बात नामुमकिन लगती थी कि स्टील से बना हुआ इतना बड़ा जहाज़ एकदम से कहाँ गायब हो गया और इस जहाज़ के साथ क्या हुआ। चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। एल फारो 40 साल से समंदरों में सफ़र कर रहा था। इस बार यह जहाज़ 29 सितंबर 2015 को जैक्सनविल फ्लोरिडा से रवाना हुआ था और इसकी मंजिल थी सैन हुआन, पोर्तो रिको। ये 240 मीटर लंबा एक बड़ा जहाज़ था। इस वक्त इस पर 391 शिपिंग कंटेनर्स और 294 ट्रेलर्स और कारें लोड किए गए थे। जहाज़ के कैप्टन 53 साला माइकल डेविडसन थे, जो पिछले 10 साल से इस शिप को चला रहे थे। कैप्टन के अलावा 32 क्रू मेंबर्स इस जहाज़ पर सवार थे। उनका ये सफ़र 4 दिन का था और ये उस जहाज़ और इसके क्रू के लिए आम बात थी। मौसम इतना बुरा नहीं था, मगर 29 सितंबर जिस दिन एल फारो जहाज़ पोर्ट से निकल रहा था, उस वक्त वहां से 1130 किलोमीटर ईस्ट में एक समुद्री तूफान सर उठा रहा था। इस तूफान को हरिकेन वैकिन का नाम दिया गया था। शुरू में इस तूफान की शिद्दत इतनी नहीं थी, मगर अगले दिन 30 सितंबर तक ये तूफान शदीद होकर हरिकेन में बदल गया था और इस वक्त उसकी हवाएं 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी थी। फ्लोरिडा के पास समंदर गर्म होता है और यहाँ समुद्री तूफान आना कोई अजीब बात नहीं है। इनफैक्ट यहाँ हर साल समुद्री तूफानों का सीज़न आता है, जो जून जुलाई से शुरू होकर नवंबर तक चलता है। जब कोई तूफान गोल गोल घूमना शुरू करता है और इसकी हवा की स्पीड 119 किलोमीटर पर आवर तक पहुँच जाती है, तो वो हरिकेन में बदल जाता है। 30 सितंबर रात 11 बजे तक इस तूफान को कैटेगरी 4 हरिकेन डिक्लेयर कर दिया गया था, क्योंकि इस वक्त तक उसकी हवाओं की स्पीड 185 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच गई थी। 1 अक्टूबर की सुबह इस तूफान की हवाओं की स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जा चुकी थी और अब तक एल फारो जहाज़ के कैप्टन को इस तूफान की खतरनाकी का कोई अंदाज़ा नहीं था। एल फारो जहाज़ अपने 33 अफराद के अमले के साथ इस खतरनाक तूफान में फंस चुका था और कैप्टन ने डिस्ट्रेस कॉल करना शुरू की और हेल्प के लिए मैसेज सेंड करने लगा। उसी वक्त जहाज़ में पानी भरना शुरू हो गया, क्योंकि शिप समुद्री तूफान में था और शिप की पावर भी फेल हो चुकी थी, जिसकी वजह से पानी निकालने वाली मोटर्स भी काम नहीं कर रही थी। इसके बाद शिप से कांटेक्ट करने की सारी कोशिशें बेकार गईं और बहुत बड़ा कार्गो शिप तूफान में गायब हो चुका था। उस वक्त तक सबको इतना ही पता था। 2 अक्टूबर 2015 240 मीटर लंबे अमेरिकन कार्गो शिप को गुम हुए 24 घंटे हो चुके थे और 33 लोग जो जहाज़ पर सवार थे अब मिसिंग थे। हरिकेन अब और भी ख़तरनाक हो चुका था। हवाओं की स्पीड 222 किलोमीटर फी घंटा पर पहुंच चुकी थी। इतने तेज़ तूफान में कोस्ट गार्ड को भेजना या किसी भी किस्म का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना शिप को ढूंढने के लिए इम्पॉसिबल था। हर गुजरता लम्हा क्रू मेंबर्स के बच जाने के चांसेस को कम कर रहा था। तूफान थोड़ा कम हुआ तो कोस्ट गार्ड्स ने एक एयरक्राफ्ट की मदद से जहाज़ को ढूंढने की कोशिशें शुरू कर दी, मगर तेज़ हवा, बादल और सनलाइट की कमी की वजह से कोई कामयाबी नहीं मिली। अगले 2 दिन के दौरान जब हरिकेन का असर कम होना शुरू हुआ तो सर्च का दायरा बढ़ा दिया गया। समंदर में 6 शिप्स और एयरक्राफ्ट की मदद से तलाश शुरू की गई और 4,77,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का इलाका सर्च किया गया। आखिरी कांटेक्ट के 2 दिन बाद एक एयरक्राफ्ट को कुछ तैरता हुआ मलबा नज़र आया। इसके बाद एक लाइफ रिंग मिला जिस पर एल फारो लिखा हुआ था। फिर एक टूटी हुई लाइफ बोट नज़र आई। अब उम्मीद बढ़ गई थी कि शायद शिप के अमले के कुछ लोग भी जिंदा मिल जाएं। हालांकि इनको गुम हुए 72 घंटे बीत चुके थे। कैटेगरी 4 हरिकेन में ठाठे मारते हुए समंदर में किसी का बच जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। जैसे जैसे समंदर की सतह पर शिप का बिखरा हुआ मलबा मिल रहा था, वैसे वैसे अमले के जिंदा बचने की उम्मीद
दम तोड़ती जा रही थी, क्योंकि इतने खतरनाक तूफान में सिर्फ शिप ही था जिसमें रह के लोग बच सकते थे। मगर जब शिप ही डूब गया तो और कोई कैसे बच सकता था। तो अमले की फैमिलीज़ को बता दिया गया कि उनके प्यारे एक समुद्री तूफान का शिकार हो चुके हैं। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि स्टील का इतना बड़ा और मजबूत शिप कैसे इस तरह अचानक डूब सकता है। 3 हफ्ते गुजर चुके थे। यूएस नेवी की टास्क बोट अपाची को इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम के साथ समंदर में भेजा गया। ये बोट उस जगह पर पहुंची जहां से जहाज़ ने आखिरी कॉल की थी और तलाश शुरू कर दी। 4 दिन सर्च करने पर अपाची के क्रू को तो कुछ नहीं मिला, मगर इसके सोनार सिस्टम ने समंदर की तह में 4500 मीटर की गहराई में एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर लिया था। 1 नवंबर को अपाची की रिमोट कंट्रोल से चलने वाली कैमरा व्हीकल नीचे भेजी गई तो 4500 फुट की गहराई में एल फारो का रैक उन्हें नज़र आ गया। रैक मिट्टी में फंसा हुआ था, बस थोड़ा सा हिस्सा नज़र आ रहा था। शिप की हालत काफ़ी बुरी थी और वो कई जगह से टूटा हुआ था। अब वो इसके डूबने की वजूहात तलाश कर रहे थे। इन्वेस्टिगेटर्स को शिप के कुछ इम्पोर्टेंट हिस्सों की तलाश थी, जैसे वॉयज डाटा रिकॉर्डर या वीडीआर। वीडीआर बिल्कुल हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स की तरह होता है। इसमें शिप की सारी एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड होता है और शिप के ब्रिज पर होने वाली कन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग भी इसमें सेव होती है। मगर एल फारो का वीडीआर मिसिंग था। उन्होंने तलाश जारी रखी। 26 अप्रैल शिपरेक मिलने के 6 महीने बाद वीडीआर भी मिल गया। ये 60 सेंटीमीटर लंबा रिकॉर्डर शिप से 400 मीटर दूर मिला था। वीडीआर को लेबॉर्ट्री भेजा गया तो उसके अंदर से 26 घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग और डाटा रिकवर कर लिया गया। इस रिकॉर्डिंग को एनालाइज किया गया और जिस वक्त तूफान आया था उस वक्त की रिकॉर्डिंग ढूंढ ली गई और इसको ट्रांसक्रिप्ट किया गया, जिससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। जैसे कि शिप कैप्टन को तूफान के बारे में पहले से पता था, हालांकि शिप के बाकी क्रू मेंबर्स भी कैप्टन को वार्न कर रहे थे, मगर कैप्टन का कहना था कि ये तूफान कुछ ख़ास नहीं है और इसकी हवाएं भी इतनी तेज़ नहीं हैं। कप्तान ने ना तो अपनी रफ्तार कम की और ना ही कोई और सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए, क्योंकि कप्तान को लगता था कि हरिकेन इस तरफ नहीं आएगा, दूर से ही गुजर जाएगा और अगर थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट इन तक पहुंचा भी तो वो इससे बचकर निकल जाएंगे और उनका शिप इस छोटे मोटे तूफान का मुकाबला कर लेगा। मगर कैप्टन नहीं जानता था कि हरिकेन की शिद्दत बढ़ती जा रही है। वो तूफान को आता देख रहे थे और शाम को 7 बजे कैप्टन ने रास्ता बदलने का हुक्म दिया, मगर अब भी ये जहाज़ तूफान के बिल्कुल बीच वाले हिस्से की तरफ जा रहा था। कैप्टन को लगता था कि वो इस तूफान के पीछे से निकल जाएंगे। वो अपने प्लान को लेकर कॉन्फिडेंट था, मगर कप्तान को ये नहीं पता था कि वो जिस वेदर रिपोर्ट को देखकर अपना प्लान बना रहा है और रास्ता बदल रहा है वो 6 घंटे पुरानी है और इन 6 घंटों में ये तूफान कैटेगरी 4 हरिकेन बन चुका था और अपनी जगह भी बदल चुका था। वो वहाँ नहीं था जहाँ कैप्टन को लग रहा था। तूफान काफ़ी आगे आ चुका था। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना था कि अब भी ये शिप तूफान से बच सकता था। यहाँ आसपास कई जजीरे थे जहाँ और भी शिप रुके हुए थे और तूफान के गुजरने का इंतज़ार कर रहे थे। एल फारो भी रुक सकता था और उसे रुकने के लिए कहा भी गया था। रात 11 बजे के बाद कैप्टन को एक कॉल आई जिसमें उसे किसी ने मशवरा दिया कि वो किसी आइलैंड पर रुक जाए। इस कॉल की रिकॉर्डिंग भी वीडीआर में सेव थी, मगर कैप्टन ने अपना इरादा नहीं बदला। डैनियल रैंडोल्फ, जो कि सेकंड मेट थी, सुबह 1:20 पर दोबारा ड्यूटी पर आई और उसने कप्तान को रास्ता बदलने का मशवरा दिया और तूफ़ान के बारे में बताया। ये उनका इस हरिकेन से बचने का आखिरी चांस था, मगर कैप्टन नहीं माना। उसके बाद डैनियल अपने एक साथी से कहती हैं कि कप्तान गलत कर रहा है, हम सब मरने वाले हैं। सारे क्रू मेंबर्स जानते थे कि कैप्टन डेविडसन उन्हें सीधा हरिकेन की तरफ ले जा रहे हैं, मगर कैप्टन ने किसी की नहीं सुनी क्योंकि कैप्टन को ही जहाज़ का मालिक माना जाता है। कैप्टन का फैसला ही आखिरी फैसला होता है। कैप्टन सुबह 4 बजे वापस डेक पर आया। वो अब भी उसी वेदर रिपोर्ट के मुताबिक चल रहा था जो पिछली शाम 5 बजे उसको मिली थी और ये गलत और पुरानी थी। अब तूफ़ान ज़्यादा शदीद और ताकतवर हो चुका था।
और रास्ता भी बदल चुका था और कैप्टन अपने जहाज समेत अनजाने में एग्जैक्ट हरिकेन के अंदर जा रहा था। इस इलाके में मौजूद तमाम जहाज या तो आगे चले गए थे या ओल्ड बहामास चैनल पर रुके हुए थे और तूफान के गुजरने का इंतज़ार कर रहे थे। इन्वेस्टिगेटर्स हैरान थे कि आखिर कैप्टन ने ऐसा क्यों नहीं किया। सुबह 4 बजे के आसपास कैप्टन जब डेक पर आया तो उसने देखा हालात काफ़ी ख़राब हैं। उस वक्त 2 से 2.5 मीटर ऊंची लहरें जहाज़ की तरफ आ रही थीं। लहरें काफ़ी ताकतवर थीं मगर जहाज़ भी बहुत बड़ा था। जहाज़ का वज़न 30 से 32 हज़ार टन के आसपास था और वो लहरों को आराम से झेल रहा था, मगर हवा 112 मील फी घंटा की रफ्तार से जहाज़ की एक साइड से टकरा रही थी, जिसकी वजह से जहाज़ एक तरफ 15 डिग्री झुक गया था और जहाज़ की हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी। जहाज़ का निचला हिस्सा पानी में डूब गया था। ऐसे में जहाज़ को संभालना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। इवन ऑटो पायलट भी जहाज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। सारे क्रू मेंबर्स जहाज़ को हवा की सिमत रखने की कोशिश कर रहे थे और जहाज़ को सीधा करने के लिए भी सर तोड़ मेहनत कर रहे थे। 5:43 पर नीचे से कॉल आई कि होल्ड नंबर 3 में पानी भर गया है। चीफ मेट देखने के लिए नीचे गए। वहाँ पानी तेज़ी से भर रहा था और जहाज़ एक तरफ झुकता जा रहा था। सारा अमला जहाज़ को कंट्रोल करने, सीधा करने और इसमें आने वाले पानी को रोकने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहा था। सुबह 6 बजे जहाज़ के इंजन बंद हो गए और पावर भी ऑफ हो गई। अब इंजन काम नहीं कर रहे थे और जहाज़ मुकम्मल तौर पर बिखरे हुए समंदर के हवाले हो चुका था। उस वक्त शिप बहुत मुश्किल में फंसा हुआ था और जहाज़ में पानी दाखिल हो रहा था और वज़न बढ़ने की वजह से जहाज़ झुकता जा रहा था और झुकने की वजह से पानी और ज़्यादा रफ्तार से अंदर जाने लगा और जहाज़ डूबने लगा। अब जहाज़ को बचाना नामुमकिन हो चुका था। जहाज़ पर मौजूद 33 लोगों को अपनी मौत सामने नज़र आ रही थी। आखिर 7:29 पर कैप्टन ने जहाज़ को छोड़ने का अलार्म बजा दिया और क्रू से लाइफ बोट्स को पानी में उतारने को कहा गया और जहाज़ के ब्रिज पर सिर्फ कैप्टन और एबल सीमैन फ्रैंक रह गए। ये जहाज़ डूब गया और साथ ही इस जहाज़ का कैप्टन अपने 32 साथियों समेत समंदर की नज़र हो गया। 2 साल इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये नतीजा निकला कि कैप्टन का गलत फैसला और अपने साथियों की बात ना सुनना ही इस हादसे की सबसे बड़ी वजह थी। इन्वेस्टिगेशन में ये सजेशन दी गई कि क्रू के आपस में कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया जाए और कप्तान भी खुद को क्रू का ही एक हिस्सा समझे। अक्टूबर 2018 में मेरीन अलर्ट मैरीटाइम सेफ्टी एक्ट के तहत जहाज़ों पर एक बटन लगा दिया गया। जहाज़ का कोई भी क्रू मेंबर अपनी पहचान छुपाते हुए इस बटन को दबाकर अपना मैसेज दे सकता है और ये मैसेज सीधा कोस्ट गार्ड के पास जाता है, जिससे ये पता चल सकता है कि जहाज़ पर गड़बड़ है। एक बहुत बड़ा जहाज़ अपने कैप्टन की हिटधर्मी का शिकार हो गया और साथ ही 33 कीमती जानें भी चली गईं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।